अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में सुजुकी ऑल्टो का बेस लेवल VX जो है उसकी शोरूम प्राइस है 12,05,500। इसका जो टॉप एंड वर्जन है जिसको VXL कहते हैं उसकी कीमत है 16,33,000। रिसेंटली पाकिस्तानी हुकूमत ने कुछ टैक्स में कमी की है जिसकी वजह से 50-60 हज़ार एक्सपेक्टेड है कि इन गाड़ियों की कीमत कम हो, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर हमेशा ये कहता है कि पाकिस्तान में टैक्स बहुत ज़्यादा है और लोगों को, आम लोगों के लिए जो गाड़ी है ये 800 सीसी या 1000 सीसी गाड़ी है, उनकी कीमत कम होनी चाहिए। क्या ये टैक्स एप्लीकेबल होने के बाद गाड़ियों की कीमत कम होगी? इस पे आगे जाके बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम देखते हैं कि जो नॉर्मल बंदे के लिए गाड़ी पाकिस्तान में अवेलेबल है, जैसे ये सुजुकी ऑल्टो है, क्या बाकी दुनिया में भी इसकी कीमत इसी के बराबर है? अगर हम इंडिया में देखें, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है और वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस सेम है जो कि हम लोगों का है, जो ये सुजुकी ऑल्टो वगैरह ले रहे हैं, वहाँ पे सुजुकी ऑल्टो जो है उसकी बेस लेवल जो है वो 3 लाख इंडियन रुपए का आता है, यानी कि 6,37,000 रुपये, और ये उनकी एक्स शोरूम प्राइस है। और जो टॉप लाइन कीमत है उसकी 4,16,000 है, जो कि 8,85,000 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। ये फ़र्क तो आधो आध का है। जैसे आप अपने सामने तस्वीरों में देख रहे हैं, इंडिया की सुजुकी ऑल्टो और पाकिस्तान की सुजुकी ऑल्टो की शेप में भी फ़र्क है। तो हो सकता है कि पाकिस्तानी ऑल्टो जो है वो इंडियन ऑल्टो से 2 गुना बेहतर हो। मतलब आखिर बिला वजह तो जो हमारी पाक सुजुकी है वो हमें ज़्यादा पैसे लूट नहीं रही होगी। सबसे पहले इन गाड़ियों का साइज़ देख लेते हैं। इंडियन ऑल्टो का साइज़ है, उसकी लेंथ है 3445, उसकी विड्थ है 1515 और उसकी हाइट है 1475। पाकिस्तानी ऑल्टो ऑन द अदर हैंड, उसकी लेंथ है 3395, उसकी विड्थ है 1475 और उसकी हाइट है 1490। पाकिस्तानी ऑल्टो जो है उसका साइज तो थोड़ा सा छोटा है इंडियन से। उसकी एक रीज़न ये भी है कि जो पाकिस्तान में ऑल्टो है ये CKD है जापानी ऑल्टो का, और इस वजह से जापान में क्योंकि बहुत छोटी गाड़ियां पसंद की जाती हैं उस वजह से ये शायद छोटी है। जबकि इंडिया में जो सुजुकी ऑल्टो बिक रही है वो इंडियन मार्केट के हिसाब से डिज़ाइन की गई है, देसी लोगों के लिए। उनकी फैमिलीज चूँकि थोड़ी बड़ी होती हैं और नॉर्मल लोगों ने अपनी प्राइमरी कार के तौर पे यूज़ करनी होती है, उस हिसाब से डिज़ाइन हुई है। इस वजह से थोड़ा सा फ़र्क है। तो साइज़ में तो हमारी थोड़ी छोटी है, फिर भी महंगी है। इंजन देख लेते हैं दोनों गाड़ियों का। जो इंडियन ऑल्टो है उसमें 800 सीसी 4 सिलेंडर इंजन है जो 47.3 हॉर्स पावर बनाता है और 69 न्यूटन मीटर टॉर्क बनाता है। इस इंजन का कोड नेम है F8D। जो ऑल्टो पाकिस्तान में बिकती है उसमें वही जापानी ऑल्टो वाला 660 सीसी 3 सिलेंडर इंजन है जो कि 38 हॉर्स पावर और 56 न्यूटन मीटर टॉर्क बनाता है। इस इंजन का कोड नेम है R06A। ये दोनों डिफरेंट सीरीज के नंबर्स हैं। इस लिहाज से अगर देखें तो इंजन भी हमारा छोटा है, मगर फिर भी हमारी वाली ऑल्टो ही महंगी है। क्या इसका रीज़न ये है कि हमारा इंजन जो है वो एक सुपीरियर इंजन है, लेकिन दोनों की फ्यूल इकॉनमी भी बिल्कुल बराबर है। तो फिर भी और देखते हैं, शायद सेफ्टी फीचर्स हमारी पाकिस्तानी ऑल्टो में ज़्यादा हो इंडिया वाली ऑल्टो से। देखते हैं जो इंडिया की बेस लेवल, बिल्कुल बेस लेवल सुजुकी ऑल्टो है, उसमें ABS ब्रेक्स भी हैं, उसमें 2 एयर बैग हैं, उसमें हेडलाइट लेवलिंग है, इमोबिलाइजर है, पार्किंग सेंसर्स हैं, सीट बेल्ट रिमाइंडर भी है। पाकिस्तानी ऑल्टो में ना ABS है, ना एयर बैग्स हैं, ना हेडलाइट लेवलिंग है, ना पार्किंग सेंसर हैं। इमोबिलाइजर शुक्र है कि मौजूद है। इसके अलावा एक बड़ा ज़बरदस्त सेफ्टी फीचर जो पाकिस्तानी ऑल्टो में है वो है फ्रंट डिस्क ब्रेक्स। नॉर्मली गाड़ी जो है वो ब्रेक्स के बगैर नहीं बिक सकती, ब्रेक्स इंटीग्रल पार्ट होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सुजुकी वालों ने इसको एक स्पेशल फीचर लिखा है
तो इससे सवाल पैदा होता है कि क्या सुजुकी फ्रंट ब्रेक्स के बगैर भी गाड़ी बेच सकता था। बहरहाल अभी भी हमारी गाड़ी उनसे थोड़ी सी इंफीरियर है, लेकिन कीमत में ज़्यादा है। हो सकता है कि कोई ऐसे इंटीरियर फीचर्स हों हमारी गाड़ी में जो कि इंडिया वाली गाड़ी में नहीं है। जो पाकिस्तानी बेस लाइन VX मॉडल है उसमें AC भी नहीं है, और सेम इंडिया वाली में भी AC नहीं है। पाकिस्तान वाली ऑल्टो में पावर स्टीयरिंग बेस लाइन में है, इंडिया वाली में बेस लाइन में पावर स्टीयरिंग नहीं है। तो ये एक फ़र्क तो आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेहनत करने के बाद हमने एक फ़र्क निकाल लिया है कि पावर स्टीयरिंग हमारी गाड़ी में ज़्यादा है, बाकी हर चीज़ हमारी गाड़ी में कम है। और इस वजह से पाकिस्तानी ऑल्टो जो है उसकी कीमत इंडियन ऑल्टो से डबल है। क्या इस एक फीचर की वजह से हमारी गाड़ी की कीमत डबल होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट इंडिया की ऑल्टो में भी पावर स्टीयरिंग आता है, और जिस वर्जन से पावर स्टीयरिंग स्टार्ट होता है उसकी कीमत है 3,80,000 इंडियन रुपया, जो कि बनते हैं 8,06,000 पाकिस्तानी रुपए। और अगैन ये एक्स शोरूम प्राइस है, यानी कि शोरूम के से जब आप गाड़ी लेने जाते हैं तो उसकी कीमत ये है। तो इस लिहाज से सिर्फ एक फीचर ज़्यादा दे के बाकी सारे फीचर निकाल के डबल कीमत पे गाड़ी बेचना कोई बात इतनी सही नहीं लगती। अब अगर हम पाकिस्तानी जो टॉप एंड VXL है उसकी बात करें, जिसके अंदर स्क्रीन भी लगी हुई है, AGS गियर है और एयर बैग्स भी हैं और बाकी सारी चीज़ें उन्होंने संगी छोटी मोटी दी हुई हैं, उसकी कीमत जैसे पाकिस्तान में हमें पता है कि वो 16,33,000 है। इंडिया में इस वक्त पहले आता था AGS, जिसको वो AMT कहते थे, वो अब इस साल से वो नहीं दे रहे। अब वो सिर्फ जो टॉप एंड है वो मैनुअल में देते हैं। तो जो उनका टॉप एंड मैनुअल में है उसकी कीमत है 4,16,000 इंडियन रुपए, जो कि बनते हैं 8,82,000 पाकिस्तानी रुपए। अगैन अगर आप देखें तो वही आधो आध का फ़र्क है, लेकिन पाकिस्तान वाली में AGS है। AGS इंडिया में जिस गाड़ी में भी होता है उसकी गाड़ी की कीमत 50,000 इंडियन रुपए बढ़ जाती है तकरीबन। और वही ये चूँकि पहले ऑल्टो इंडिया में आता था ये AGS गियर, तो उसकी कीमत थी 4,42,000 रुपये उसकी कीमत थी इंडियन, जो कि बनते हैं पाकिस्तान तकरीबन 9,38,000 रुपये। तो अगैन के सिर्फ AM और AGS देने की वजह से भी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी। तो आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में गाड़ी जो है वो इस कदर महंगी है? पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल असेंबलर्स जो हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमत ज़्यादा होने की दो वजूहत है। वजह नंबर 1 कि गाड़ियों की डिमांड नहीं है पाकिस्तान में, और वजह नंबर 2 कि हुकूमत ने टैक्स बहुत लगाए हुए हैं। वजह नंबर 1 पे बात करते हैं पहले। क्या आपने किसी पाकिस्तानी से सुना है कि वो गाड़ी नहीं लेना चाहता? मसला ये है कि गाड़ियां महंगी ही इतनी ज़्यादा हैं कि लोग नहीं ले सकते। हर बंदा जो नई नौकरी शुरू करता है या वर्क फोर्स में नया इंटर होता है, उसकी पहली ख्वाहिश ये होती है कि वो अपनी गाड़ी खरीदे। लेकिन इस जो ये अजीबोगरीब सी मार्केट बनाई हुई है, इसमें गाड़ी खरीदना बहुत मुश्किल काम है। उसके अलावा भी फिर भी आप देखें, हम गाड़ी लेने जाएं 6-6 महीने 8-8 महीने का वेटिंग पीरियड होता है पाकिस्तान में। तो क्या इसका मतलब है कि गाड़ी की डिमांड नहीं है? इसका मतलब है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन वो गाड़ियां बेच ही नहीं रहे। ये तो एक बिल्कुल गलत लॉजिक है उनका। जो दूसरा लॉजिक है और जिसमें काफ़ी वजन है वो है पाकिस्तान का टैक्स, और स्पेशली पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम। हम सबसे पहले सेल्स टैक्स पे बात करते हैं। सेल्स टैक्स है कि जब एक कंपनी ने गाड़ी बनाई और उसके बाद उसको बेचने लगे तो उसके ऊपर क्या टैक्स है। जब पाकिस्तान में एक कंपनी गाड़ी असेंबल कर लेती है उसके बाद उसके ऊपर जो टैक्स है वो तकरीबन 17% सेल्स टैक्स है, और जिसके ऊपर एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी जो कि अब गवर्नमेंट खत्म कर रही है, वो 2.5% थी। इंडिया में जो टैक्स सेल्स टैक्स है वो 2 ब्रैकेट्स में आता है। उसमें एक है 1200 सीसी से कम गाड़ियों पे है टैक्स तकरीबन 30%, और 1200 सीसी से ज़्यादा गाड़ियों पे है 50% टैक्स।
अगर आप सिंपल टैक्स देखें तो उस हिसाब से तो इंडिया का टैक्स ज़्यादा है अगर हम सिर्फ सेल्स टैक्स की बात करें। मैं थोड़ा सा इसको समझाना चाहूँगा। इसका मतलब है कि एक कंपनी ने गाड़ी बनाकर कंप्लीट करके बेचने के लिए लगाई 100 रुपए की, तो हुकूमत पाकिस्तान उससे कहती है कि इसके ऊपर 17% टैक्स आप हमें पे करोगे या 19%, तो गाड़ी की कीमत हो गई 119 रुपये टैक्स मिला के। और इसी तरह अगर इंडिया का हम एग्जांपल लें तो सुजुकी अगर ऑल्टो को बनाकर 100 रुपये की बेचने पे लगाते हैं तो उसकी इंडिया की गवर्नमेंट उन्हें कहती है कि अब इस पे हमें 30% टैक्स दो, यानी कि उसकी कीमत हो जाएगी 130 रुपये। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तानी ऑल्टो जो है उसकी कीमत तो ज़्यादा है इंडियन से, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो उनको ज़्यादा पड़ रही है, इसकी वजह से गाड़ी ज़्यादा महंगी बन रही है। इसकी भला क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ नहीं बनाई जाती, पाकिस्तान में गाड़ियाँ असेंबल की जाती हैं। ये कंपनियाँ 30-35 साल से पाकिस्तान में होने के बावजूद अभी तक बाहर से पार्ट इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी भी लगती है और फिर एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह भी लगती हैं और फिर इनकी कीमत ज़्यादा हो जाती है। जबकि इंडिया में गाड़ी के सारे पार्ट, स्पेशली ये सुजुकी, इवन हुंडई वगैरह जो हैं, वो पूरे के पूरे पार्ट्स इंडिया में ही बनाते हैं खाम माल से, यानी कि स्टील और रबर वगैरह सिर्फ उन्होंने खरीदना होता है और वो इंजन भी खुद बनाते हैं, गाड़ी के सारे पार्ट्स भी खुद बनाते हैं। इस वजह से वहाँ पे गाड़ी की कीमत कम हो जाती है। और फिर भी अगर आप देखें कि अगर ये लोग कस्टम ड्यूटी या कुछ और ड्यूटीज़ वगैरह देते भी हैं अपने पार्ट्स पे, तो गवर्नमेंट ने सेल्स टैक्स फिर भी गाड़ियों पे बाकी दुनिया के हिसाब से कम रखा हुआ है। आप अगर सऊदी अरब की भी एग्जांपल ले लें, जिसके बारे में हम कहते हैं कि गाड़ियों पे टैक्स बहुत कम है, जब वो लोग गाड़ी सारी इंपोर्ट करते हैं, जब वहाँ पे गाड़ी इंपोर्ट होती है उसके ऊपर 15% इंपोर्ट टैक्स या कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। उसके बाद अब रिसेंटली जो कि वहाँ पे वैल्यू एडेड टैक्स भी लग गया, जिसको सेल्स टैक्स कहते हैं, तो जब वो गाड़ी बिकती है तो अगेन उसके ऊपर 15% टैक्स लगता है। तो इस हिसाब से पाकिस्तान में सेल्स टैक्स एटलीस्ट ज़्यादा नहीं है। रीज़न सिर्फ ये है कि ये लोग अभी तक जो इन्होंने वादा किया था प्लांट्स लगाते हुए कि यहाँ प्रोडक्शन सारी की सारी होगी, अभी तक इन्होंने वो अकॉम्प्लिश नहीं किया। इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी रीजन खुद हम लोग हैं। अगर आप देखें, पाकिस्तान में अगर एक गाड़ी 20 लाख की बिकती है तो उसके ऊपर हर बंदा इन्वेस्टर बना हुआ होता है। हर बंदा गाड़ी खरीदता है और उसके बाद उसको ज़्यादा प्रॉफिट पे वो बेचने की कोशिश करते हैं, जिसे पाकिस्तान में हम ओन कहते हैं। ये स्टार्ट ऐसे होता है कि इन्वेस्टर्स जो हैं, कई इन्वेस्टर्स जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो 1-2 महीने का स्टॉक खरीद लेते हैं, वो बुक करा देते हैं। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर आप गाड़ी बुक कराएं तो आपको 2-3 महीने के बाद मिल जानी चाहिए। और जाहिरी बात है, फिर ये जो जिन्होंने ये स्टॉकिस्ट जो बने हुए हैं, इनको उसमें नुकसान होगा, इवेंचुअली ये बेच देंगे। लेकिन होता क्या है कि जब लोग देखते हैं कि गाड़ियां जो हैं वो 2-2 महीने के बाद मिल रही हैं, उसके बाद लोग खुद भी उसमें जंप करना शुरू कर देते हैं। हर बंदा गाड़ी खरीद के उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे लगा देता है और ये एक नेवर एंडिंग साइकिल बन जाता है। उन पे इंशाल्लाह फिर कभी किसी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जब कार कंपनीज ये देखती हैं कि जो मार्केट में हमने गाड़ी रखी है उससे 10-20% गाड़ी महंगी बिक रही है और लोग खरीद रहे हैं, तो हर बिजनेस ओनर जिसने याद रहे कि गाड़ी जिस कंपनी ने बनाई है उसने मेहनत की है, उसके पास फैक्ट्री उसने लगाई है, उन्होंने एफर्ट उन्होंने किया उसके ऊपर, हमेशा उनकी ये ख्वाहिश होगी कि ये एडिशनल फ़ायदा जो है अगर लोग देने को तैयार हैं तो ये हम लोग खुद लें। और इसी तरह रेंगते रेंगते वो अपनी कीमतें बढ़ाई जाते हैं। ऊपर से जो लोग हैं वो खुद भी इन्वेस्टर बन के उसके ऊपर और ख़रीद के ओन बढ़ाई जाते हैं। कीमतें इस तरह बढ़ती रहती हैं। ये जो डॉलर की जो कीमत वगैरह ऑफ कोर्स के ये असर डालती है, लेकिन जो ज़्यादा है वो हम लोगों का खुद ये मसला है कि हम लोग खुद अप्रिशिएट करते हैं इस तरह के बिजनेसेस को, जिससे हमारा जो शुरू में सवाल था वो पैदा होता है कि हुकूमत ने अब 5% सेल्स टैक्स कम किया छोटी गाड़ियों पे, 2.5% एक्साइज ड्यूटी ख़त्म की उनके ऊपर, तो ये 7.5% टैक्स जो है, क्या ये लोगों तक पहुँचेगा? मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल भी नहीं पहुँचेगा। इनिशियली शुरू में हुकूमत को दिखाने के लिए कंपनीज ये सारी कीमत कम करेंगी
और बाद में लेकिन उन कंपनियों को पता है कि लोग इस प्रोडक्ट को ज़्यादा कीमत पर ख़रीद रहे थे। तो ये एक सिंपल बिजनेस एनालॉजी है कि कुछ अरसे के बाद ऐसा ऐसा करके डॉलर बढ़ गया या फ्रेट बढ़ गया या कुछ बढ़ गया या कस्टम बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं उनकी कीमत बढ़ गई, ये कीमत वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। एंड दिस इज़ हाउ इट विल कीप ऑन गोइंग। जब तक हम खुद इन चीज़ों को डिस्करेज नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ कभी भी सही नहीं होगी।